Hello students, good morning to everyone. Today in this class we are going to do our work in two subjects. One is in English and another one is in Hindi. English में आज का हमारा दो टॉपिक रहेगा, एक्शन वर्ड्स प्लस नॉट, एक्शन वर्ड्स प्लस नॉट, और सेकेंड टॉपिक आपका रहेगा एप्लीकेशन. क्या रहेगा? एप्लीकेशन. यस स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. एक्शन वर्ड्स. पहले मुझे बताओ एक्शन वर्ड्स होते क्या है? एक्शन वर्ड्स का मतलब वर्ब. वर्ब होता है ना, वर्ब. वर्ब क्या होता है? क्रिया, यानी डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स, इनको वर्ब बोलते हैं. कोई भी कार्य करते हैं ना, उनको क्रिया बोलते हैं, और वर्ब भी वही होता है, एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड. एग्जाम्पल जंपिंग, लर्निंग, टीचिंग, राइटिंग, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं. जो वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्ब. और एक्शन वर्ड्स भी वही होते हैं, जैसे कि राइटिंग, प्लेइंग, स्किपिंग, गोइंग, ये सब एक्शन वर्ड्स होते हैं. आज क्या करेंगे? एक्शन वर्ड्स प्लस नॉट. उसके साथ नॉट का यूज हो रहा है, तो उसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे हम. लेट्स स्टार्ट. अब एक्शन वर्ड्स प्लस नॉट. यहाँ पे एक सेंटेंस है बेटा, आई एम रेडी. आई एम रेडी यानी मैं रेडी हूँ. तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? रेडी. यहाँ पे वर्ब कौन सा है? रेडी. आई एम रेडी. तो इसको हम क्या करेंगे? एक्शन वर्ड्स प्लस नॉट. एक्शन वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे. आई एम नॉट रेडी. आई एम नॉट रेडी. आई एम रेडी बेटा, इसके साथ नॉट का यूज नहीं हुआ है. हमने इस सेंटेंस में क्या किया? एक्शन वर्ब के साथ नॉट को यूज किया. आई एम नॉट रेडी. नेक्स्ट है बेटा, शी आई हैड फूड. आई have had, sorry बेटा, I have had food. I have had food. यहाँ पे have action words है, have. I have had food. तो यहाँ पे had जो है वो action words है. तो इस तरफ यानी दूसरे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? action verb के साथ not का प्रयोग करेंगे. I have not had food. यहाँ पे लिखा हुआ मैंने खाना खा लिया, और इस सेंटेंस के साथ हमने क्या किया? नॉट के साथ एक्शन वर्ड्स ऐड किया, एक्शन वर्ड के साथ नॉट को ऐड किया. तो यहाँ पे क्या हो गया? आई हैव नॉट हैड फूड. मैंने खाना नहीं खाया. आई एम लेट. और एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, आई एम लेट यानी मैं लेट हो गई. तो यहाँ पे लेट जो है वो है एक्शन वर्ड्स. तो हम नेक्स्ट सेंटेंस यानी इस तरफ दूसरा सेंटेंस में हम क्या करेंगे? एक्शन वर्ड के साथ नॉट ऐड करेंगे. यहाँ पे एक्शन वर्ड्स ये है लेट, आई एम लेट. तो इस तरफ हम क्या करेंगे? एक्शन वर्ड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे. आई एम नॉट लेट. आई एम नॉट लेट. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि दे आर बिजी. दे आर बिजी, तो यहाँ पे बिजी जो है वो एक्शन वर्ड्स है. और हम क्या करेंगे? एक्शन वर्ड्स प्लस नॉट. उसके साथ किसके साथ? एक्शन वर्ड के साथ हम नॉट का यूज करेंगे. दे आर बिजी है तो हम क्या लिखेंगे? दे आर नॉट बिजी. दे आर नॉट बिजी. शी विल बी हैप्पी. शी विल बी नॉट हैप्पी. ही हैज बीन लेट. ही हैज नॉट बीन लेट. She has been robbed. He has not been robbed. ऐसे हम एक्शन वर्ड्स प्लस नॉट का एक्सरसाइज हम आगे के वीडियो में करेंगे बेटा. नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन. Yes students, in English we just learned action words plus not. So now you are going to read and know some more
example of action words plus not. I am ready. I am not ready. She is ready. She is not ready. They are busy. They are not busy. I have had food. I have not had food. She will be happy. She will not be happy. He has been late. He has not been late. She has been robbed. He has not been robbed. He is not intelligent. They will be ready. They will be not ready. Add not to these sentence. I am late. I am not late. He is intelligent. He is not intelligent. They will be ready. They will not be ready. It has been raining. It has not been raining. They are having lunch. They are not having lunch. I shall have been watching TV. I shall not have been watching TV. He was at home. He was not at home. They had been at school. They had not been at school. She will tell you. She will not tell you. You are doing well. You are not doing well. Next video we are going to see application. An application for leave. To the principal, Abhinav Public Secondary School, Millada, Jodhpur. Subject: application for sick leave. Dear Sir, Madam, with due respect, I beg you to say that I am student of class 3rd of your school. I am suffering from fever. I have been recommended by our family doctor that I have to take proper rest for at least 3 days. Therefore, kindly grant me leave from 15/7/2021 to 17/7/2021. I shall be really thankful to you. Thanking you. Yours obediently. You have to write your name. You have to write your class. यस बेटा, एप्लीकेशन ऐसे ही लिखा जाता है फर्स्ट टू, यानी आपको जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो किसको लिख रहे हो? टू द प्रिंसिपल अभिनव पब्लिक सेकेंडरी स्कूल. नेक्स्ट मिलाड़ा जोधपुर. नेक्स्ट बेटा सब्जेक्ट, यानी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो पर कौन सा एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे आपका लीव एप्लीकेशन है. नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट डियर सर मैडम, यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है. यहाँ पे आपको लिखना है आपको छुट्टी क्यों चाहिए, जैसे कि ये एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी ये छुट्टी का एप्लीकेशन है. और यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बीमार हो, यानी जो एप्लीकेशन लिखते हैं ना वो बीमार है, यानी ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो इसके फैमिली के जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि ही हैज़ टू टेक एटलीस्ट 3 days बेड रेस्ट. उनके डॉक्टर ने बोला है कि उनको एटलीस्ट 3 days के लिए रेस्ट लेना है. तो उन्होंने क्या किया, स्कूल को एप्लीकेशन लिखा कि मुझे 15 to 17 तक छुट्टी चाहिए, यानी लीव चाहिए. नेक्स्ट थैंकिंग यू लिखते हैं. योर्स ओबीडियंटली. यू हैव टू राइट योर नेम एंड देन यू हैव टू राइट योर क्लास. नेक्स्ट टर्न द पेज. हियर इट इज़ योर एक्सरसाइज. रीराइट द लीव एप्लीकेशन, यानी जो पीछे लिखा हुआ एप्लीकेशन है उससे यहाँ पे लिखना है. जब लिखते हो बेटा नोट दैट टू के बाद कोई भी लाइन कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए. द प्रिंसिपल के बाद कमा, कोई भी लाइन कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए. फिर स्कूल नेम, फिर बिलाड़ा जोधपुर, इसी फॉर्म में आपको लिखना है. टू द प्रिंसिपल अभिनव पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा जोधपुर. नेक्स्ट रहेगा बेटा सब्जेक्ट. प्लीज़ नोट दैट यू हैव टू नॉट कंटिन्यू, आपको कोई भी सेंटेंस यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है. सब्जेक्ट के बाद एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सब्जेक्ट के बाद बिलाड़ा जोधपुर हो जाएगा. फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, फिर डियर सर मैडम, फिर यहाँ पे कोई भी आपको लाइन कंटिन्यू नहीं करनी है. फिर आपको यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू. योर्स ओबीडियंटली वो लिखते हैं ना, योर्स ओबीडियंटली. देन यू हैव टू राइट द नेम, आपका नेम और आपका क्लास. हिंदी में हमारा आज का अध्याय
अध्याय नंबर 13 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह लिखते समय भाव और अर्थ की स्पष्टता के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम अपने कुछ भाव या किसी का अर्थ या कोई वाक्य लिखने जा रहे हैं तो उस वाक्य का अर्थ क्या है और उस वाक्य का भाव कौन सा है, इसको स्पष्ट करने के लिए कि अच्छे से हमें ये समझ में आ जाए कि ये वाक्य ये कहना चाहता है, तो उसके लिए हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, ये बहुत टाइप के होते हैं, परंतु अभी केवल हम 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जो इस बुक में जो 4 तरह के विराम चिन्ह बताए गए, जो पहला जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है, इंग्लिश में से कहते हैं फुल स्टॉप, मतलब जो वाक्य पूरा हो जाता है तब हम इस तरह की स्टैंडिंग लाइन वाक्य के अंत में लगाते हैं, जिसको पूर्ण विराम कहा जाता है, या हिंदी में इसे पूर्ण विराम भी कहते हैं और खड़ी पाई भी कहते हैं। जैसे वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। इसमें बताया गया है कि जब जो वाक्य हम लिखने जा रहे हैं जब वो पूरा हो जाता है तो फिर हम इस तरह के चिन्ह का, इस स्टैंडिंग लाइन का मतलब पूर्ण विराम का या खड़ी पाई का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं। मोहन खाना खा रहा है, तो रहा है तो वाक्य पूरा हो गया तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। बच्चे घूम रहे हैं, तो अब ये वाक्य पूर्ण हो गए तो अब इस पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया गया। दूसरा अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है कि जब हम किसी वाक्य को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसके बीच में हम उसके अर्थ को स्पष्टता के लिए कि ये क्या, इस वाक्य में ये जो हमने अलग अलग शब्दों को बोला है और इसके बीच में हमने कुछ पोज मतलब थोड़ा सा हम रुके हैं बीच में, तो इसका मतलब कि इन दोनों का भाव या इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसके लिए हम किसका, इस अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे इसकी परिभाषा इस तरह से दी गई है। वाक्य के बीच में जहाँ हम अर्थ स्पष्ट करने के लिए थोड़ा रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, रेणु, चारू और शालू। अब यहाँ पे हमने इसको तीनों को एक साथ नहीं पढ़ा है, रेणु, चारू और शालू इस तरह से नहीं, क्योंकि रेणु ये अलग व्यक्ति हैं, चारू ये अलग हैं और शालू इस तरह से 3 व्यक्ति हैं। तो अब तीनों को नाम को बताने के लिए हम इसके बाद में थोड़ा रुकते हैं। कैसे, रेणु, चारू और शालू कार से स्कूल जा रही हैं। अब ये तीनों लड़के क्या कर रही है, कार के द्वारा कार से स्कूल जा रही हैं। अब वाक्य पूरा हो गए तो हमने पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया है। दूसरा वाक्य, माँ ने खिलौने वाले से खिलौना, सब्जी वाले से सब्जी तथा राशन वाले से राशन खरीदा। अब माँ ने खिलौने वाले से खिलौना, अब जो खिलौना बेचने वाला व्यक्ति था उससे तो उन्होंने खिलौना खरीदा, सब्जी वाले से सब्जी तथा राशन वाले से राशन। तो यहाँ पे ये वाक्य हमें क्या कहना चाह रहा है कि 3 जगह मतलब खिलौने भी खरीदे थे, सब्जी भी खरीदी थी और जो राशन वाले व्यक्ति था उससे राशन भी खरीदा था। मतलब इस तरह से हमने रुक कर के अगर ये वाक्य वापस हमने बोला है या इसके जो आगे जो और कौन सा कार्य हो रहा है तो रुक कर के पता है, इसका मतलब इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है और हम इसके भाव को समझ सकते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इसने जो खरीदारी का वर्क किया है वो 3 व्यक्तियों से किया है। अगला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है जिसका हमें उत्तर देना होता है। जैसे रवि, तुम वहाँ क्यों गए थे? क्या रेणु के यहाँ शादी है? तो अब आप इस जैसे मैंने उच्चारण किया उससे समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्हों वाले वाक्य को बोला जाता है तो उसकी जो टोन होती है, बोलने की जो लय होती है वो भी ठीक प्रश्न किस तरह से हम किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं उसी तरह से बोले जाते हैं। जैसे रवि, तुम वहाँ क्यों गए थे? मतलब इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि रवि नाम का व्यक्ति वहाँ क्यों गया था। क्या रेणु के यहाँ शादी है? मतलब है या नहीं है, ये हम कन्फर्म करने के लिए पूछ रहे हैं, तो यह इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक का मतलब ये होता है कि शोक, हर्ष, विस्मय और घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले वाक्यों के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। कि इस तरह के वाक्य शौक को मतलब किसी के दुख को दर्शाते हैं, मतलब बताते हैं। उस वाक्य से पता चल जाता है हमें कि वो व्यक्ति कौन से भाव में है। वो जैसे हर्ष का मतलब होता है जैसे खुशी का, कोई वो खुशी व्यक्त कर रहा है, या विस्मय या वो आश्चर्यचकित है, या घृणा की भावना मतलब उसको किसी अन्य व्यक्ति से नफरत की भावना है। तो ये सारे जो भाव हैं वो वाक्य के द्वारा ही पता चलता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या जोर की बारिश हो रही है, मतलब बारिश तो हो रही है लेकिन वो जोर की है, तो उसे वो आश्चर्यचकित है कि क्या जोर की बारिश हो रही है, मतलब कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। हाय मैं लुट गया। अब इसमें दुख प्रकट हो रहा है कि इस व्यक्ति के पास कुछ था जो अब लूटा जा चुका है, अब इसके पास वो नहीं है, तो ये दुखी होकर के कह रहा है कि हाय मैं लूट गया। इसमें दुख का भाव प्रकट हो रहा है। अब इसी के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम